गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स रैपिडली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। दीज आर वेरी यूजफुल टिप्स फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हम साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, जो कि लाइट चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशंस मालूम होनी चाहिए। ओनली देन वी कैन सूटेबली सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टूडेंट अगर साइन कन्वेंशंस की बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेना है कनकेव मिरर। मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक्स ही बताऊंगा जिससे आपको ये हमेशा याद रहेंगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपने लिख लेना है कनकेव मिरर, उसके बाद कन्वेक्स मिरर, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है कनकेव लेंस, और उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्स लेंस। तो ये कैसे आपको याद रहेंगे उसकी स्टूडेंट ये ट्रिक है। जैसे स्टूडेंट ये आपने सारी पहले लिख ली कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और सिमिलरली कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले यू, एफ और वी लिखना है। यू, एफ और वी, यू के बाद एफ होनी चाहिए, उसके बाद वी लिखेंगे हम, यू वी एफ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें यू की, यू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो स्टूडेंट हमारा हर एक केस में नेगेटिव ही होता है। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। सिमिलरली स्टूडेंट जो नीचे वाले दो केसेस हैं वहां भी नेगेटिव है। देखिए यू इज नेगेटिव इन ऑल दी केसेस, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें एफ की बात करें, तो एफ के केस में स्टूडेंट जैसे ये हमारा कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में स्टूडेंट हमारी तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कनकेव लेंस के केसेस में यू, वी और एफ तीनों ही नेगेटिव है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कनकेव लेंस का डाटा पूरा कर लेना है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अगर बात करें स्टूडेंट इससे ऊपर वाले की, यहाँ पे हमने नेगेटिव और नेगेटिव लिखा है। देखिए यहाँ पे हमने नेगेटिव और नेगेटिव लिखा है। अगर बात करें इससे ऊपर वाले कन्वेक्स मिरर की, वहां स्टूडेंट हम लिख देंगे प्लस एंड प्लस। कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा एफ और वी दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें, हमारे पास दो चीजें रह गई, कनकेव और कन्वेक्स लेंस। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स बताया है, जहां हमारी कनकेव टर्म है वहां हमारे पास माइनस आना है, माइनस, जबकि जहां हमारे पास कन्वेक्स टर्म है वहां पे हमारे पास प्लस आना है, प्लस, लाइक दिस। अब बात करते हैं स्टूडेंट वी की बात करते हैं। वी कन्वेक्स मिरर का और कनकेव लेंस का हमारा डाटा तो देखिए पूरा हो चुका था। कनकेव लेंस में तीनों नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर में ये हमने लिख लिया था पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद हमारी एफ भी पूरी हो गया। दो ही चीजें रह गई हैं वी की, एक रह गई है कनकेव मिरर की और एक रह गई है कन्वेक्स लेंस की। तो कनकेव मिरर जो चीजें रह गई है वहां पे स्टूडेंट हमारा प्लस माइनस आ रहेगा, प्लस माइनस। सिमिलरली लास्ट में भी हमारा प्लस माइनस आ रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको स्टूडेंट बताता हूं कि क्या मैंने आपसे डिस्कस किया है। पहले आपने 4 टर्म्स लिख लेनी है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। यू सबका नेगेटिव लिख लेना है, पहला स्टेप है आपका, यू सारा नेगेटिव लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट ये आपने कंप्लीशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट करना है, कनकेव लेंस के तीनों नेगेटिव फिल कर लेने हैं। उसके बाद अगर इससे ऊपर वाले की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर के केस में। अगर बात करें कनकेव, अब हमारे पास 2 रह गए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स। जहां टर्म कनकेव है वहां हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा, और जो नीचे है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस कन्वेक्स लेंस में। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। जो हमारे रहते हैं वहां पे वी हमारा प्लस माइनस, कनकेव मिरर के केस में प्लस माइनस, सिमिलरली कन्वेक्स लेंस के केस में भी वी हमारा प्लस माइनस ही होगा। सो इन दिस वे वी कैन मेमोराइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं हर एक का एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि ये जो हमारा कनकेव मिरर है ये हमारा होता है कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर फर्स्ट और लास्ट हमारे कन्वर्जिंग है।
कनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग होता है, सिमिलरली हमारा कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, दिस इज आल्सो कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस। बाकी जो रहते हैं दो, दे आर एक्चुअली डाइवर्जिंग इन नेचर। आइए स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं टर्न वाइज चारों की, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कनकेव मिरर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, देखिए हाइट उसकी गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमें फोकल लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। हमसे एक्चुअली इमेज डिस्टेंस पूछा है और इमेज की हाइट भी पूछी है। देखिए फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे h, हमारी यहाँ पे h हमेशा पॉजिटिव होती है, h इज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा नेगेटिव आएगा -27। जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली ही लिखना है। f हमारी होती है नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर, देखो मैंने साइड पे भी लिखा हुआ है u, f और v कनकेव मिरर के। अब सबसे पहले हमारा मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला में स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v पहले हमेशा लिखना है, प्लस 1/u। प्लीज मेमोराइज दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस साइन आना है इन केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में हमारा साइन प्लस आना है v और u के बीच। अब स्टूडेंट हमने v फाइंड आउट करना है, तो v कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा 1 जो u है उधर जाके हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये 1/u उधर जाके नेगेटिव होगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, f हमारे पास -18 था, f हमारे पास -18, u हमारे पास -20, ये स्टूडेंट माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये वाला जो माइनस है मैंने ऊपर ले लिया, देखिए -1/18। अब उसके बाद हमने 18 और 27 का एलसीएम लेना है जो कि 54 आता है। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन करके हमारा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, दिस इज अवर इमेज डिस्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट अगर हमने h डैश फाइंड आउट करनी है, h डैश के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, h डैश ओवर h इज इक्वल टू -v/u। यहाँ से h डैश फाइंड आउट करनी है तो ये h उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। तो अब जस्ट हमने वैल्यू पुट कर देनी है, h की वैल्यू हमें 7 गिवन थी, v हमारे पास -54 आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 था, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आएगा -14 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ कनकेव मिरर। एक और फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, पहले हमने मिरर फार्मूला यूज करना है। मिरर फार्मूले से पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, u नेगेटिव f भी नेगेटिव। उसके बाद तो हमने जस्ट फार्मूले और एलसीएम वगैरह लेना है। वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑफ कन्वर्जिंग या कनकेव मिरर। अब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे स्टूडेंट हमें डिस्टेंस, इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, एफ उसकी है 15, हमें वी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है u तो हमारा नेगेटिव ही होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 हुआ। कन्वेक्स की साइन कन्वेंशन हमारी f पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम फिर अगेन मिरर फार्मूला यूज करेंगे। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ये 1/u उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे +15, u की -10, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो सॉल्व एलसीएम वगैरह 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। सॉल्व करके हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
आगे है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्वेश्चन स्टूडेंट लेंस फार्मूला से सॉल्व करना है। कनकेव लेंस में तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं, यू वी एफ नेगेटिव होता है, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। जस्ट लेंस फार्मूला यूज करना है, वी फाइंड आउट करनी है, तो ये 1/u उधर जाके प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉल कर लें कि हमेशा ही v पहले लिखनी है, चाहे वो मिरर फार्मूला है चाहे वो लेंथ फार्मूला, v हमेशा आपने पहले लिखनी है। तो थोड़ा रीसेट करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई 1/v = 1/f + 1/u। तो अब जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। कनकेव लेंस के केस में सब कुछ नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, एलसीएम हमारा 36 आ रहेगा। तो सॉल्व करके हमारे पास v की वैल्यू आ रहेगी जो आ रही है -36/5। अब स्टूडेंट अब हमने h डैश फाइंड आउट करनी है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, h डैश ओवर h = v/u। यहाँ से h हमारा फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास h डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। सो यू वी एफ तीनों ही नेगेटिव लेने हैं कनकेव लेंस के केस में। अब चलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की हमारे पास ये साइन कन्वेंशन है, देखिए दीज आर दी साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, एच तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा ही, कोई भी केस हो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस के केस में एफ हमारी होगी पॉजिटिव। तो जस्ट हमने कन्वेक्स लेंथ फार्मूला यूज करना है, यहाँ से हम लेंथ फार्मूला यूज करेंगे। लेंथ फार्मूला यूज करेंगे, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है अगेन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली द इमेज डिस्टेंस। उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करके वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इमेज हाइट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ ऑल द 4 केसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले इस केस में स्टूडेंट हमें ये पहचानना होगा, ये हमारा है दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे हमारी इस पॉइंट की तरफ आ रही है उसको तो हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज एक्चुअली इंसिडेंट रे जो पिंक कलर की है। अगर बात करें स्टूडेंट रिफ्रैक्टेड रे की, तो ये रेड वाली हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, रेड वाली। So this is actually our refracted ray, refracted। ये हमारी है this is actually our incident ray, IR, this is incident ray। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पहचानना होगा कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। इंसिडेंट रे स्टूडेंट, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ देखिए कितना एंगल बना रही है। ये पिंक वाली लाइन देखिए जरा कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ 60 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारा यहाँ पे जो आई है वो 60 डिग्री है, आई 60 डिग्री। उसके बाद हमारी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 45। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी 45, आई इज 60 और आर इज फॉर। हमेशा ही नॉर्मल के साथ आपने एंगल देखना है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का। उसके बाद स्नेल लॉ यूज कर देना है, n = sin i / sin r। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए 2 मीडियम है, एक है नीचे मीडियम लिखा हुआ, एक यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ मीडियम ए, एक यहाँ पे लिखा हुआ मीडियम बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो एंगल आर है, ये एंगल आर ये हमारा मीडियम बी में बन रहा है। तो यहाँ हमने जो रेशो लिखी है n = sin i / sin r, ये हमें बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी। जिस मीडियम में आर एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है। ये जो फार्मूला है n = sin i / sin r। n का रिलेशन सीधा इसके साथ होता है r के साथ। जिस मीडियम में एंगल r बनता है उस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है बाय स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे n i की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, r की साइन 45। तो साइन 60 स्टूडेंट हमारे पास होता है साइन 60 इज √3/2। सिमिलरली स्टूडेंट अगर बात करें साइन 45 दैट इज 1/√2, तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम b विद रिस्पेक्ट टू a। अगर a का फाइंड आउट करना है तो इसका उल्टा कर देंगे √2/√3। इन दिस वे स्नेल्स लॉ यूज करना है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक्चुअली एक ग्राफ गिवन है, वी आई ग्राफ गिवन है। थोड़ा ध्यान रखिए, वी हमारा यहाँ पे है, वी इज एक्चुअली हेयर ऑन एक्स एक्सिस। और अगर बात करें स्टूडेंट आर की, तो आर हमारे पास है यहाँ पे, आई हमारा यहाँ पे है। तो हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, वी ओवर आई के इक्वल होता है। तो वी पहले ढूंढते हैं हम, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू लेंगे। मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ वी की, और आई की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी है, देखिए आई की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली है 0.4। इसका मतलब यहाँ पे वी हमारा है 4 और आई हमारा है 0.4। तो वी ओवर आई कर देना, आर इक्वल टू वी ओवर आई, बस यही करेंगे। देखना नेक्स्ट टाइम में आर इक्वल टू वी ओवर आई। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट हमने 4 सेलेक्ट कर ली है, आई की 0.4। तो यहाँ सॉल्व करके हमारे पास आर इक्वल टू 10 ओम आ जाना है। इस ग्राफ से स्टूडेंट आपने कोई भी एक सेट चूज कर लेना है वी और आई का। यहाँ पे वी हमारी स्टूडेंट है देखिए 4 और आई हमारी है 0.4। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने करंट फाइंड आउट करनी है। करंट फाइंड आउट करने के लिए ज़रा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमारी करंट इस ऐसे आ रही है तो ये करंट स्टूडेंट आके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। उसके बाद ये जो करंट है स्टूडेंट ए बी में है, ये पहले बी तक पहुंचेगी, उसके बाद यही करंट फिर बी सी से जाएगी। इसका मतलब ये ए बी और बी सी में सेम करंट है। इसका मतलब ये जो हमारे रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है। सीरीज में है तो ऐड अप कर देते हैं, 10 और 10 हमारे पास बन जाएगा 20 ओम। ये हमारे पास होगा 20 और उसके बाद ये जो 20 और ये जो 10 है ये हमारे पैरेलल में है। यहाँ पे फिर पैरेलल का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेजिस्टेंस 10 और ये रेजिस्टेंस 10 दोनों ही सीरीज में है। 20 ओम रेजिस्टेंस है इनका। ये 20 और 10 फिर पैरेलल में होंगे। फिर पैरेलल का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो फार्मूला है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करके R हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट हम करंट फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू वी ओवर आर से। वोल्टेज 24 है, R हमारे पास 20/3, तो I हमारी इन दिस वे 3.6 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक बल्ब है, उसकी डेट इज मार्क्ड एज 100 वाट 220 वोल्ट। फाइंड इट्स पावर कंजम्पशन व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले तो स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आर तो हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद हमारी न्यू पावर क्या बनेगी, न्यू पावर हमारी बनेगी P डैश। V डैश स्टैंड्स फॉर न्यू पावर, V डैश स्टैंड्स फॉर न्यू वोल्टेज, V डैश स्क्वायर ओवर आर। जस्ट मैंने दोनों को स्टूडेंट डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी P डैश ओवर P इक्वल टू दिस। उसके बाद स्टूडेंट ये R और R तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो P डैश ओवर P किसके इक्वल आएगा, V। ये मैंने स्क्वायर कॉमन कर दिया है, V डैश ओवर V एक साथ करके उसका स्क्वायर कर दिया है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। P डैश ओवर P हमारी जो न्यू वोल्टेज थी वो 110 थी, पुरानी थी 220। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 1/4, 1/4 बनेगा। तो P डैश हमारे पास किसके इक्वल आएगी, P डैश हमारे पास आएगी इक्वल P ओवर 4 के। ये P हमारा इधर चले जाएगा, तो P/4 के इक्वल 100/4। हमारी पहली पावर 100 थी, तो 100/4 दैट मीन्स 25 वाट आंसर आएगा हमारे पास। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे लिखना है P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, उसके बाद लिखना है P डैश इक्वल टू वी डैश स्क्वायर ओवर आर। फिर दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये सिचुएशन आएगी P डैश इक्वल टू P/4, P डैश इक्वल टू P/4। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। यहाँ पे जस्ट हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इमीडिएटली ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। कौन सा, V इक्वल टू C ओवर N। तो यहाँ पे स्टूडेंट C की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो N हमें 2 गिवन है, तो जस्ट सॉल्व करेंगे 3/2 1.5 बन जाएगा। दिस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम।
जब भी किसी मीडियम में हमने लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो जस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 12 वोल्ट बैटरी है, अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, उसमें करंट हमें गिवन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। करंट हमारे पास है 2.5 मिली एम्पियर। उसके बाद क्या करेंगे, V = IR फार्मूला, यहाँ से R वोल्टेज हमने 12 पुट कर दी। जस्ट नोट करने वाले स्टूडेंट हमारे पास ये है, या I को हमने कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर था तो यहाँ पे मिली की जगह हम लिखेंगे इसको एम्पियर में -3 साथ में आएगा। बस ये नोट करने वाली बात है। सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास 4800 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कनेक्ट, हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम के ईच। हमें पूछा है कि कैसे हम कनेक्ट करें ताकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 9 ओम बन जाए या 4 ओम बने। तो इसको स्टूडेंट पहले तो हमें ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या है कॉम्बिनेशन, जरा देखिए। इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया है, सिमिलरली ऐसे 2 पैरेलल में है, उसके बाद एक मैंने सीरीज में लगाया है। अच्छा 6 और 6 स्टूडेंट पैरेलल में है तो इनका ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला, पैरेलल का फार्मूला। ये हमारे पास बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास, जब 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा होता है। इसका बनेगा 3 ओम। तो 3 और 6, ये वाला 6 हमारा सीरीज में है तो 9 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें 2 पैरेलल में और एक सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाएगा। बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, अगर हम 2 सीरीज में लगाएंगे, ऐसे 2 सीरीज में, एक दिस और एक पैरेलल में, तो हमारे पास देखिए 6 और 6 हमारे पास हुआ 12 और 6 पैरेलल में है तो पैरेलल सॉल्व करके हमारे पास रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस बन जाएगा 4 ओम। तो 2 सीरीज और एक पैरेलल में लगाना पड़ेगा 4 ओम ऑब्टेन करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक स्फेरिकल मिरर और एक लेंस गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा, उनकी नेचर पूछी है कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स। अगर स्टूडेंट नेगेटिव फोकल लेंथ तो इसका मीन दोनों ही हमारे कनकेव इन नेचर है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, बोथ आर कनकेव इन नेचर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट की जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की हमारी जो मैग्निफिकेशन है, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन स्टूडेंट +1 होती है। इसका मीनिंग होता है, प्लस का मीनिंग ये है कि हमारा जो इमेज है वो हमारा इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब सीधा है, और 1 का मतलब है कि हमारा जो इमेज है, इमेज की हाइट जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो प्लेन मिरर में भी वो 6 फीट ही नजर आएगी, दोनों इक्वली हाइट के नजर आएंगे। दिस इज द मीनिंग। आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्लेन, एक और पॉइंट स्टूडेंट नोट करने वाला है, प्लेन मिरर की जो एफ होती है वो इन्फिनिटी होती है और पावर हमारी होती है 0, ये भी याद रखना है साथ में। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट और हमारी पावर जो होती है दैट इज 0। अब चलते हैं, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड लेंस ऑफ पावर दिस, हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और बताना है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। अगर पावर या फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव हो इसका मतलब वो कन्वेक्स इन नेचर है, कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है, तो हमारा पहला आंसर तो सीधा ही प्लस साइन से आ गया कि इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। अब बात करते हैं एफ की, वो ढूंढ लेते हैं। एफ हमें निकालनी पड़ेगी 100/p से, सेंटीमीटर में एफ हमें निकालनी पड़ेगी 100/p से। 100 पावर हमें गिवन है 1.5, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 66.67 सेंटीमीटर। 100/p फार्मूला यूज करना है इन सेंटीमीटर में। आगे चलते हैं। लिखा है कि स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग एट लास्ट बेंच, व्हाट इज द डिफेक्ट। अगर लास्ट बेंच पे है उसका मतलब उसको पास वाली चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है लेकिन दूर वाली की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया स्टूडेंट। अगर हम लास्ट बेंच पे बैठे हैं, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है दैट इज एक्चुअली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट को मायोपिया है स्टूडेंट, दूर वाली चीज़ पढ़ने में इसको डिफिकल्टी आ रही है। लेंथ तो उसमें फिर स्टूडेंट हमें कनकेव लेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस
डिफेक्ट मायोपिया है। आगे चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो हमारी ह्यूमन आई होती है स्टूडेंट, उसमें जो कन्वेक्स लेंस होता है, दी एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि स्टूडेंट जो हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अगर है ह्यूमन आई, 2 मिनट के लिए इसको मान लेते हैं ह्यूमन आई, ये इसको मानते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पास भी, समवेयर हेयर भी हो सकता है, और डिस्टेंट भी हो सकता है जैसे कि मून है। इसका मतलब हमारा इमेज तो यहीं पे फॉर्म होना है, यहाँ पे हमारा रेटिना है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ये लेंथ है, ये वाला जो कन्वेक्स लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट करता है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो देखिए चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका इमेज हमेशा ही रेटिना के ऊपर फॉर्म हो। इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, जो सेल्फ एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस होती है। दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। आगे चलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर स्टूडेंट हम कोई बुक रीड करते हैं तो कितनी हम उसको पास रख सकते हैं ताकि हमें वो कंफर्टेबली हम उसको पढ़ सकें विदाउट एनी यू कैन से स्ट्रेन ऑन दी आई, जहाँ हमें ब्लर नहीं नजर आनी चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 25 सेंटीमीटर होता है, इसको नियर पॉइंट बी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये अगर हमारी है ह्यूमन आई लेट से, तो यहाँ पे हमने कहीं बुक रखी हुई है लेट से समवेयर हेयर, यहाँ पे ये हमारी है बुक, तो ये हमारे पास होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। यहाँ हमने बुक रखी है, इससे अगर हम और पास लेके आएंगे, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और पास लेके आएंगे तो हमें ब्लर नजर आएगा, जहाँ हमारी आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगी। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज 25 सेंटीमीटर इन केस ऑफ नॉर्मल आई। आगे चलते हैं, आगे नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, जबकि फार पॉइंट ह्यूमन आई का होता है इन्फिनिटी। आगे चलते हैं रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में स्टूडेंट 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिनल लाइट के रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम करती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है बेसिकली वाइट लाइट, दिस इज एक्चुअली वाइट लाइट। तो आगे आके कैसे स्प्लिट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रहेगी ऊपर, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर तो हमारी रहेगी रेड, यहाँ पे डिस्पर्जन फिनोमेना हो जाएगा, डिस्पर्जन, क्योंकि हमारी जो ड्रॉपलेट है दैट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए प्रिज्म। तो अब जो नीचे है, नीचे हमारे पास रहेगी वायलेट कलर की कुछ ऐसी, तो ये वायलेट है ऐसे, सिमिलरली ये रेड जो है हमारी कुछ ऐसे। तो कुछ ये फिनोमेना हो रहा है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, एक तो हमारी देखिए डिस्पर्जन हो रही है, अलग अलग कलर बन रहे हैं डिस्पर्जन। यहाँ से लाइट हमारी बाउंस बैक कर रही है फ्रॉम हेयर, इट इज़ बाउंसिंग बैक। तो लाइट अगर बाउंस बैक कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है। तो 3 फिनोमेने होते हैं, कौन कौन से? डिस्पर्जन, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे हमारे पास है कि नून के टाइम हमारा जो सन है वो वाइट नज़र आता है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम हमारा रेड नज़र आता है। असल में स्टूडेंट ये हमारी है सन की ओवरहेड पोजीशन, नून पे ये ओवरहेड पोजीशन पे होता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है स्टूडेंट, कम डिस्टेंस के कारण लाइट की जो सफिशिएंट स्कैटरिंग है वो होती नहीं। अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती तो सन हमारा स्टूडेंट वाइट ही नज़र आएगा। लेकिन अगर बात करें सनराइज और सनसेट की, उस टाइम पे सन हमारा स्टूडेंट काफ़ी दूर है, हॉरिजन वाला डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लाइट की हमारी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने के कारण बाकी कलर तो स्कैटर कर जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो रेड कलर है, रेड कलर की एक्चुअली यहाँ पे हमें रेड कलर की जो
रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप देख सकते हो डायग्राम में ही देख सकते हो सनराइज और सनसेट के टाइम ये रेड नज़र आता है, लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर। और एक पॉइंट नोट करने वाला है स्टूडेंट कि सन हमारा एक्चुअली ना अभी यहीं पे होता है, ये हॉरिजन पे। तो आगे हमारी देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे जब लाइट आती है ऐसे, तो उसके लाइट रेज ऐसे बनाते हैं, ऐसे लाइट ऐसे आती है, तो ये लाइट एक्चुअली बेंड हो जाती है कुछ ऐसे। तो सन की पोजीशन स्टूडेंट हमें यहाँ पे नज़र आती है, ये यहाँ, तो सन हमें यहाँ पे नज़र आएगा, 2 मिनट पहले ही नज़र आ जाता है, सुबह भी और शाम को भी 2 मिनट बाद तक नज़र आता है। इसका मतलब हमारा जो जो दिन है 4 मिनट्स लॉन्गर हो जाता है। आपको पढ़ने के लिए, पेपर की तैयारी के लिए 4 मिनट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 मिनट्स, तो 4 मिनट्स दिन लॉन्गर हो जाता है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट, क्योंकि अभी सन हमारा नीचे ही होता है हॉरिजन के, हमें पहले ही लगता है कि ये राइज हो गया है, लाइक दैट। आगे चलते हैं। आगे है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस। यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट हमने ये फार्मूला यूज करना है, वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है QV। तो चार्ज हमें गिवन है 2, वोल्टेज 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क हमारे पास हो जाएगा 24 जूल। आगे हमारे पास है, आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजिस्टेंस के, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हमारे पास होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर हमारे पास होता है टेम्परेचर, और फोर्थ हमारे पास होता है टाइप ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इट इज़ हैविंग दी लीस्ट रेजिस्टिविटी। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो टोस्टर है या गीजर है उसकी जो कॉइल है वो ओलाई की क्यों बनाते हैं रेदर देन प्योर मेटल। असल में स्टूडेंट जो ओलाई होती है उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। जितना हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, देखिए H=I²RT है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हमें ज़्यादा हीट ही चाहिए टोस्टर या गीज़र में, इसलिए ओलाइज की बनाते हैं, दे आर हैविंग मोर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आगे चलते हैं। आगे हमें स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है, इतनी हीट हमने प्रोड्यूस हुई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जस्ट ये फार्मूला यूज कर लेना है। हीट का हमारे पास ये फार्मूला होता है V²T/R, जस्ट यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वोल्टेज। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक टीवी सेट है 250 वॉट का, 1 घंटा चलता है, टोस्टर है 10 मिनट चलता है। पूछा है कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। यहाँ जस्ट हमने स्टूडेंट E पावर इंटू टाइम फार्मूला यूज़ कर लेना है, E P/T, पावर इंटू टाइम। तो पावर हुई 250 पहले की, टाइम उसका 1 आवर, तो सॉल्व करके आया 250 आवर। अब दूसरे में टाइम हमारा मिनट में गिवन है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टोस्टर के केस में हमारे पास पावर तो 1200 है, टाइम 10 मिनट था, तो 60 से डिवाइड करेंगे घंटे बनाने के लिए, 200 वाट आवर बन जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास जो लाइंस बनी हुई है, दीज आर एक्चुअली लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए सर्कुलर लूप। ये अब हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, सिमिलरली लाइक दिस, सेकंड, सिमिलरली थर्ड, कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अपवर्ड करंट के लिए स्टूडेंट इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, याद रखना है, अपवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज और सिमिलरली डाउनवर्ड के लिए दीज आर क्लॉकवाइज। तो कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट 3 हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमसे पूछा है कि मैक्सिमम या मिनिमम रेजिस्टेंस कितना बन सकता है। मैक्सिमम के लिए जस्ट ऐड अप कर देना है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और मिनिमम के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। मिनिमम के लिए हमेशा ही पैरेलल वाला। नेक्स्ट हमारे पास है एक वायर है, हमें 2 पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट गिवन है, देखिए यू कैन सी हियर P, एक है Q। हमें गिवन है कि जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 है, जो पॉइंट दूर होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, तो यहाँ पे होगा वीक, यहाँ हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग। जो पास पॉइंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है।
ये हमारे पास है एसी और डायरेक्ट करंट की कुछ कंपैरिजन है। अल्टरनेटिंग करंट का हमारे पास ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे अल्टरनेटिंग का, जबकि डीसी का समवट लाइक दिस। अल्टरनेटिंग करंट में स्टूडेंट मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों चेंज होते हैं। डीसी में हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट जहाँ वेरी भी कर सकता है, लेकिन पोलैरिटी नहीं चेंज होती। एसी की इजी ट्रांसमिशन है, जबकि एसी को स्टोर भी नहीं किया जा सकता और डेंजरस भी है। आगे लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास हीट के फार्मूले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, एच इज इक्वल टू वी स्केयर टी ओवर आर, एच इज इक्वल टू वी आई टी। और लास्ट में पावर के हैं, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, P इज इक्वल टू वी आई। So these are the expression for power. I hope student these useful tips, rapid useful tips will be very much helpful for you in your board examination. Please do not forget to share my video. ये लास्ट में का रिकॉल कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन यूज सारी नेगेटिव। कनकेव लेंस के केस में आपने सारा डाटा पहले नेगेटिव कर लेना है, नेगेटिव कन्वेक्स का पॉजिटिव पॉजिटिव पीछे लिख लेना है। उसके बाद कनकेव जहाँ टर्म है वहाँ एफ हमेशा नेगेटिव आएगा, कन्वेक्स के टर्म में एफ पॉजिटिव आएगा, और रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आगे अगर देखें तो आगे स्टूडेंट हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें हमेशा ही इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है ए बल्ब इज मार्क्ड एज 100 वॉट 220 वोल्ट। तो अगर हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट अगर बात करें V की तो दिस इज एक्चुअली अवर वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज अवर पावर। तो यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। आई होप यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे 220 का स्केयर करेंगे और नीचे हमारी पावर आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा। हमेशा ही R इक्वल टू वी स्केयर बाय पी एक्सप्रेशन यूज करना है। सॉल्व करेंगे तो 484 ओम रेजिस्टेंस आएगा। वी कैन मेमोराइज डायरेक्टली दिस स्टूडेंट की जो हमारा 100 वॉट का बल्ब होता है विच इज ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट, उसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज 484 ओम। आगे चलते हैं स्टूडेंट। हीट जनरेटेड के हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है। H इज इक्वल टू वाई स्केयर आर टी, दीज आर दी एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर हीट। H इज इक्वल टू वाई स्केयर आर टी, ये एक्सप्रेशन तब यूज करना है जब हमें करंट गिवन है। सेकंड एक्सप्रेशन होता है वी स्केयर टी ओवर आर, इस एक्सप्रेशन को तब यूज करना है जब हमें वोल्टेज गिवन है। और थर्ड एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू वी आई टी, इस एक्सप्रेशन को तब यूज करना है जब हमें करंट और वोल्टेज दोनों गिवन है बट रेजिस्टेंस इज नॉट नोन। अगर इन तीनों टर्मों से हम टी को डिलीट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट पावर का एक्सप्रेशन आएगा आई स्केयर आर, सेकंड हमारे पास आएगा वी स्केयर ओवर आर, और थर्ड हमारे पास आएगा पी इक्वल टू वी आई। तो दीज आर दी थ्री एक्सप्रेशंस ऑफ पावर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो स्टूडेंट हमारा किलोवाट आर होता है, किलोवाट आर इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आर, तो 1 किलोवाट आर और जूल के बीच ये रिलेशन होता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। किलोवाट आर इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, प्लीज मेमोराइज दिस, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हमें दो ग्राफ गिवन है V और I, और सेकंड हमारे पास आई वी है। जो लाइन हमारी V के क्लोज होती है ये हमारे पास है V, जो लाइन V के क्लोज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट ग्राफ में हमारी R1 V के क्लोज है तो R1 इज ग्रेटर देन R2। इस केस में देखें तो R2 स्टूडेंट V के क्लोज है, इस केस में हमारी जो R2 है दैट इज ग्रेटर देन 1। एक और यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ R1 इज ग्रेटर देन R2 और यहाँ पे हमारी R2 इज ग्रेटर देन R1। जो लाइन V के क्लोज होती है उसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें याद रखना चाहिए VA ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें रेजिस्टेंस देती है, रेजिस्टेंस दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। आगे चलते हैं। आगे है पर्सन है तो 5 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1/5 ओम ईच। हमें मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम के लिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जस्ट सभी रेजिस्टेंसेस को हमें ऐड अप कर देना है। ऐड अप करके स्टूडेंट 1 ओम आ जाएगा। अगर हमें पैरेलल करना है तो पैरेलल, अगर हम मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा।
पैरेलल का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास 1/25 ओम आ जाएगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास ये हमने डिस्कस कर लिया है वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं, Q इंटू वी होता है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास अगर 3 वायर गिवन है, हर एक वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस, हर एक वायर का अलग अलग एरिया और हर एक वायर का अलग अलग लेंथ है। अगर हमें रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा R इक्वल टू रो एल ओवर ए। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। देन वी विल कंपेयर, जैसे सेकंड वायर की लेंथ हमें गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे, एरिया यहाँ पुट करेंगे, देन वी विल कंपेयर दीज 3 वायर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में कितने होते हैं, Q इक्वल टू एन फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे Q की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम है, एन हमने फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो पुट कर देने हैं। वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। आगे स्टूडेंट ये हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने कैसे ऑब्टेन करना है 9 ओम, 2 पैरेलल में लगाएंगे और एक सीरीज में, वी विल गेट 9 ओम रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आगे चलते हैं, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी स्टेट कंडक्टर के वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है करंट के ऊपर और एक डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। तो B इक्वल टू B इज प्रोपोर्शनल टू I बाय R। AC और DC का हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिया है। 2 मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास 2 टेंजेंट्स आ जाएगी। देखिए 1 टेंजेंट, सिमिलरली 2 सेकंड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 टेंजेंट्स आएगी, अगर 2 टेंजेंट्स आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आगे स्टूडेंट ये हमारे पास सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई हुई है, जिस डायरेक्शन से हमारा करंट एंटर करता है वहाँ पे हमारे पास आ जाता है साउथ पोल और दूसरी तरफ हमारे पास आता है नॉर्थ पोल। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नॉर्थ टू साउथ। सिमिलरली बाहर भी बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है। अगर अंदर बात करें, अंदर स्टूडेंट हमारे पास होती है साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की इमेज करेक्टरिस्टिक बताई हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्लेन साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ नेक्स्ट हमें समझाया हुआ प्लेन मिरर में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 - 2 थीटा होता है। प्लीज रिमेंबर दिस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे 180 - 2 थीटा। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 180 - 2 × 30, तो ये 60 बन जाएगा। तो 180 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आएगा 120 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय 180 - 2 थीटा। आगे नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है कि अगर हम किसी मिरर को पानी में डिप कर दें तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। F = R/2 हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर हम किसी लेंथ को स्टूडेंट डिप करें पानी में तो उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है और फोकल लेंथ की बढ़ जाती है। फोकल लेंथ मिरर की सेम और लेंथ की हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे है हमारे पास जब हमारी रे स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला, जब हमारी इंसिडेंट रे, जैसे ये हमारी है इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, अगर तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो इसका मतलब हमारा मीडियम डेंसर है। ये वाला मीडियम डेंसर है, दिस मीडियम इज डेंसर। डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। और अगर यहाँ देखें, यहाँ यू कैन सी है दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से दूर चली गई है तो ये हमारा रेरर मीडियम है। यहाँ पे डेंसर है, यहाँ हमारा रेरर है। डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स दी नॉर्मल, रेयर में अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। आगे चलते हैं, जो हमारी ग्लास स्लैब होती है, ग्लास स्लैब में हमेशा ही जो I = E होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। दिस यू शुड मेमोराइज, I = E। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। यहाँ पे WNG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
तो ये किसके इक्वल होगा, जो टर्म है स्टूडेंट ये नोट करने वाली बात है, जी नीचे है तो यहाँ पे जी वाली टर्म ऊपर आएगी, एन जी ओवर एन डब्ल्यू। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिख लेना है, 3/2 हमें गिवन है, वाटर का तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें 4 मीडियम गिवन है, ABCD है, हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देखिए अगर देखें तो डायमंड C मीडियम जो है, C मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें जो लाइट की स्पीड है वो सबसे कम होगी एज पर दिस एक्सप्रेशन, लोएस्ट स्पीड। डेंसर, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उतनी स्पीड कम होती है लाइट की। आगे चलते हैं, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और मायोपिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा ही कनकेव लेंस से होता है, कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट होता है कन्वेक्स लेंस से, और प्रेस बायोपिया का होता है बाईफोकल लेंस से। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें एक प्रिज्म दिखाई हुई है और वाइट लाइट है, इन्वर्टेड प्रिज्म है। तो पूछा है कि x क्या है और y क्या है। अगर देखें तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो y है ये रेड होगा, ये हमारे पास जो x है वो क्या होगा, वो बेसिकली वायलेट होगा, क्योंकि रेड कलर हमारा जो है दिस नीचे हमारे पास होगा रेड, ये हमारे पास होगा रेड और ये हमारे पास होगा वायलेट। हम इसको ऐसे भी रीड्रॉ करके देख सकते हैं, दिस विल बी एक्चुअली रेड, नीचे वाला कलर होगा रेड, ये वाला होगा रेड, दिस वन विल बी रेड। अगर बात करें ऊपर वाले की, ऊपर वाला स्टूडेंट हमारे पास होगा वायलेट। तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी, क्योंकि रेड कलर हमारा लीस्ट डेविएटेड होता है। अगर स्टार्टिंग में देखें, स्टार्टिंग में हमारी इंसिडेंट रे स्टूडेंट ऐसे है, देखिए तो एक्सपेक्टेड तो थी ऐसे सीधी जानी थी, तो ये देखिए रेडेड लीस्ट डेविएटेड। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हमारे बल्ब सीरीज में हो तो सीरीज में हमारे पास ये एक्सप्रेशन लगता है, सीरीज में हमारे पास एक्सप्रेशन लगता है 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 पावर कंजम्पशन का। पैरेलल में हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है p इक्वल टू p1 प्लस p2। जो रेजिस्टेंस में होता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, यहाँ याद रखना है जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है। आगे चलते हैं, इफ़ ए वायर इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, तो उसका जो स्टूडेंट न्यू रेजिस्टेंस होता है हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं, r डैश इज इक्वल टू n स्केयर r। एन की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 का स्केयर आएगा 4r, तो न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास 4r आ जाएगा, 4r। आगे चलते हैं, ये जो सर्किट गिवन है इस सर्किट स्टूडेंट पैरेलल सर्किट है। ये हमें जो सर्किट गिवन है स्टूडेंट दिस इज एक्चुअली पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में स्टूडेंट अगर देखें तो वोल्टेज तो हमारी सेम है, 60 वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, पैरेलल में स्टूडेंट जिस बल्ब के अंदर सबसे ज़्यादा करंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें सबसे ज़्यादा करंट है तो ये सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, P इज इक्वल टू VA के अकॉर्डिंगली। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा दैट विल ग्लो ब्राइटेस्ट, तो V तो सबकी सेम है, इसका मतलब जिसकी I सबसे ज़्यादा वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, उसके बाद मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए, तो जो हमारा थंब है दैट विल एक्चुअली गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो दिस विल गिव यू द फोर्स, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेफ्ट हैंड के होने चाहिए, ये थोड़ा अपने याद रखना है। आगे है रेजिस्टेंस के फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर। सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है। ये स्टूडेंट हमारे पास मायोपिया का डायग्राम है, ऐसा आपको डायग्राम गिवन हो सकता है जहाँ पे ये हमारी कन्वर्जेंस पहले है, ये हमारे पास मायोपिया है। जो अगर पहले ही कन्वर्जेंस हो रही है रेटिना से दिस इज मायोपिया, अगर बाद में हो रही है तो हाइपरमेट्रोपिया है। ये हमारे पास नेक्स्ट गिवन है, पावर ऑफ लेंस का कॉम्बिनेशन गिवन है, ये हमें याद रखना चाहिए, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन है दो लेंसेज है, लेट्स से एक ये लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस,
एक हमारे पास ऐसे कनकेव लेंथ गिवन है। अगर हमें इसकी पावर गिवन है, इसकी पावर लेट से इट्स कन्वेक्स लेंस की पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है, इसकी पावर हमें मान लो गिवन है 2D और इसकी पावर हमें गिवन है -3D। तो रिजल्टिंग पावर क्या होगी, दोनों को ऐड अप कर देना है, 2 - 3, 2 - 3 दैट मीन -1 होगी रिजल्टिंग पावर। तो ये फार्मूला यूज़ करना है P1 + P2 + P3। अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से, इन सेंटीमीटर 100/f से। पावर ऑफ लेंस का यूनिट हमारे पास डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, स्काई अपीयर्स ब्लू। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग जो होती है दैट इज़ एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जितनी वेवलेंथ हमारी कम होगी उतना कलर हमारा ज़्यादा स्कैटर होगा। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ ऐसे की सिचुएशन होती है, ये मान लेते हैं 2 मिनट के लिए हमारा है एक वाटर ड्रॉपलेट, या यू कैन से एक एयर का पार्टिकल है। जब इसके ऊपर स्टूडेंट ऐसे वाइट लाइट फॉल करती है, कुछ ऐसे वाइट लाइट, तो होता क्या है कि ये जो ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है। ऐसे ये ब्लू कलर कम वेवलेंथ है, मोर स्कैटरिंग, इसलिए हमारा ये जो स्काई है, ये स्काई हमें ऐसे ब्लू ही नज़र आता है। जो कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है वैसा ही हमें स्काई नज़र आएगा। आगे चलते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटरैक्ट। ये भी एक ह्यूमन आई डिफेक्ट है स्टूडेंट। इसमें बेसिकली हमारी ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो बेसिकली क्लाउडी बन जाता है ड्यू टू एज फैक्टर। जो 60 से अबव पर्सनस होते हैं उसमें ये फिनोमेना होता है। इसके लिए तो हमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, आई सर्जरी, ओनली देन इट कैन बी करेक्टेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या होता है स्टूडेंट? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन दी आई। जैसे ही हम किसी थिएटर में या डार्क रूम में एंटर करते हैं, जो प्यूपल का है, प्यूपल का साइज बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास लेट से प्यूपल, तो प्यूपल का साइज़ हमारा जब हम डार्क रूम में एंटर करेंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर सके और हमें सफिशेंट दिखाई दे। अगर हम धूप में जाते हैं तो धूप में बेसिकली उल्टा हो जाता है। जैसे पहले प्यूपल का साइज़ इतना है, तो धूप में अगर जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट अंदर जाए इसके अंदर, ताकि हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो डैमेज ना हो जाए। हाँ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिज्म के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। यहाँ पे अगर देखें बिफोर एंटरिंग द प्रिज्म, यहाँ पे अगर देखें बिफोर एंटरिंग द प्रिज्म सभी कलर की सेम स्पीड होती है, सेम स्पीड। यहाँ लिख लेते हैं सेम स्पीड। सिमिलरली जब कलर बाहर आ जाते हैं तभी इनकी सेम ही स्पीड होती है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली जो रेड कलर है वो सबसे तेज चलता है। यहाँ है रेड हमारा, ये प्रिज्म के अंदर फास्टेस्ट कलर रेड चलता है, फास्टेस्ट रेड। अगर स्लोएस्ट की बात करें तो स्लोएस्ट हमारे पास चलता है ये वाला कलर, दिस वन, वायलेट कलर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि फॉग में हम वन कैनॉट सी थ्रू दी फॉग, क्यों? क्योंकि लाइट इज स्कैटर्ड बाय फॉग, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। आगे है टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर द ब्लू, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे स्पेस होती है, स्पेस में देयर इज नो एटमॉस्फियर। अगर एटमॉस्फियर नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कुछ बताया हुआ है, करंट के यूनिट्स रिकॉल करवाए हैं। एम्पियर ऐसा यूनिट होता है, मिली एम्पियर ये न्यूमेरिकल में हमें कई बार इसकी एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। मिली का मतलब है 10⁻³ मिली मीन्स, सिमिलरली माइक्रो का मीनिंग है 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है ओहम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम। अगर हमें मंथली बिल का क्वेश्चन है, मंथली बिल का क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे सॉल्व करना है। पहले हर एक फैन बल्ब एसी की एनर्जी हमने निकाल लेनी है, वो इस फार्मूले से निकालनी है, NPT। यहाँ पे N का मतलब है क्वांटिटी, P का मतलब है पावर, T का मतलब टाइम। ऐसे E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, E3 निकालेंगे, फिर सारा हम ऐड अप कर देंगे। ये हमारे पास एक दिन की कंजम्पशन आएगी। यहाँ से नोट करने वाली बात है 1000 से डिवाइड भी करना है।
तो उसके बाद एक दिन की है कि फिर जितना मंथ है हमारा उतने 30 डेज का है तो 30 से मल्टीप्लाई करके यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइडियल एमीटर होता है, एमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर जो आइडियल होता है उसका जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर का। उसके बाद देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली यूज टू डिटेक्ट दी करंट। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हमें बताना है T1 ज़्यादा है कि T2। जो लाइन V1 के V के क्लोज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे हम लिखेंगे T1 इज ग्रेटर दैन T2। यहाँ पे अगर देखें तो T2 क्लोज है तो यहाँ लिखेंगे T2 इज ग्रेटर दैन T1 VI ग्राफ में। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं, ये स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछी है हमारे पास। थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन बेसिकली स्टूडेंट यूज़ कहाँ पे होती है? थर्माइट रिएक्शन की यूज़ होती है जो हमारी रेलवे लाइंस होती हैं उनकी जो वेल्डिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, वहाँ पे थर्माइट रिएक्शन यूज़ होती है। तो ये थर्माइट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें चाहिए क्या? एक हमें चाहिए एल्युमिनियम चाहिए, एक हमें चाहिए Fe2O3 आयरन ऑक्साइड चाहिए। दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। हमें एक्चुअली आयरन चाहिए मोल्टन स्टेट में इन थर्माइट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये रेलवे लाइन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अवर ब्रोकन रेलवे लाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मिक्सर रखेंगे तो जो हमारा मोल्टन आयरन है वो यहाँ पे जाएगा, मोल्टन आयरन यहाँ पे जाएगा तो ये थर्मल जो है इनकी थर्मेट वेल्डिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये थर्माइट रिएक्शन है। तो क्या क्या हमें चाहिए? एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड। तो मिलके हमारे पास फ्रेश आयरन बनना चाहिए, मोल्टन हॉट आयरन बनना चाहिए, वही वेल्डिंग करेगा। साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बनता है Al2O3। तो उसके बाद जस्ट हमें थोड़ी सी बैलेंस कर देनी है। आगे स्टूडेंट यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। हमें एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जो हमारी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली जो हमारी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज एक्चुअली रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने जो रिएक्शन गिवन है, ये वाली रिएक्शन यहाँ हमें पहचानना है कि किसकी रिडक्शन हुई है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमारा जो Fe2O3 है, देखिए तो इसकी जो ऑक्सीजन है यह हमने लिखा भी हुआ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई है Fe2O3 की। Fe2O3 की अगर रिडक्शन हुई है, वो रिडक्शन की किसने है? इसने की है रिडक्शन। इसका मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी हमारे पास रिडक्शन हुई है Fe2O3 की रिडक्शन। तो हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है Ra, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता चल गया है स्टूडेंट, इसका मतलब हमारा जो दूसरा है ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दिस वे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। तो जिसकी रिडक्शन हुई है उसका दूसरा जो ऑप है उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे हमसे पूछा है हम डार्क कलर्ड बॉटल में सिल्वर क्लोराइड को क्यों स्टोर करते हैं। असल में स्टूडेंट हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, AgCl, उसकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाती है ऐसे लाइट की प्रेजेंस में। इसी को प्रिवेंट करने के लिए उनको डार्क कलर्ड बॉटल में हम स्टोर करते हैं 2Ag प्लस Cl2। तो इस फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए ही हम इनको डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं। तो ये देखिए नीचे रिएक्शन भी लिखी हुई है 2AgCl सनलाइट 2Ag प्लस Cl2। आगे चलते हैं, लिखा है कि जो सिल्वर आर्टिकल है दे टर्न ब्लैक इन ओपन एयर। हमें रिएक्शन बताइए। सिल्वर की रिएक्शन एक्चुअली स्टूडेंट H2S से होती है, H2S से इसके साथ रिएक्शन होती है। हमारे पास बनता क्या है, सिल्वर सल्फाइड बनता है विच इज ब्लैक इन कलर, Ag2S बनता है सिल्वर सल्फाइड, दिस इज ब्लैक इन कलर। तो इसीलिए इसको टार्निशिंग भी कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ अ सिल्वर। तो दैट इज वाई हमारे जो सिल्वर आर्टिकल है व्हेन दे आर लेफ्ट इन ओपन एयर दे टर्न ब्लैक। आगे हमारे पास है एक्वारीजा। एक्वारीजा को बेसिकली गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, चीटिंग की जाती है
तो ये बेसिकली होता क्या है, दिस इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है। नाइट्रिक एसिड हमारा होता है 1 और HCl होता है 1:3 रेशो में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया 100 ml और दूसरा हमने ले लिया 300 ml HCl, तो ये हमारे पास एक्वा रिया है, काफ़ी इट इज़ यूज टू डिजॉल्व गोल्ड। आगे एंट स्टिंग है। एंट स्टिंग में स्टूडेंट अगर बात करें हमारा फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मीथेनोइक एसिड। उसके बाद केमिकल फार्मूले की बात करें, केमिकल फार्मूला स्टूडेंट मीथेनोइक एसिड का होता है HCOH। रिलीफ कैसे होगा, दिस इज द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला अगर रिलीफ की बात करें तो हमें वेट बेकिंग सोडा यूज करना चाहिए, वेट बेकिंग सोडा। आगे हमसे पूछा है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल। तो बेसिकली स्टूडेंट ये तो हमारे पास हुआ, देखिए नाइट्रिक एसिड का फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। ये स्टूडेंट एग शेल का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हमारे पास बनेगा क्या, दिस विल बी गेट, वी विल गेट कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, वी विल गेट कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में हमारे पास आएगा CO2 प्लस H2O। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे है हमारे पास, हमसे पूछा है कि एक बेकरी प्रोडक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेसिकली हमसे पूछा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को, दिस इज एक्चुअली दी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारे पास आएगा क्या, वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आगे चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड स्टूडेंट बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे चलते हैं, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फ़र्क है। अगर देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे बेंजीन है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली बेंजीन। बेंजीन का हमारे पास फार्मूला होता है C6H6, कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। यहाँ पे स्टूडेंट अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12। यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होती हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। एक बार देख लीजिए फिगर, दोनों में क्या फ़र्क है, बेंजीन में 6 है हाइड्रोजन, जबकि इस साइड में हमारी 12 है, 12 है। आगे चलते हैं, आगे हमसे पूछा हाउ यू विल प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथेनॉल। इसके लिए इथेनॉल की हमें डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज एक्चुअली द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, हॉट चाहिए 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो यू विल डेफिनेटली गेट डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर इज रिमूव्ड और रेस्ट यू विल गेट इथीन CH2। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट हमसे एक्चुअली पूछा है, एक वायर है, देखिए आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज द वायर। 2 हमें पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमें ये गिवन है A, एक हमें B गिवन है। हमसे पूछा है कि A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सिमिलरली B पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। राइट हैंड देखिए, यहाँ पे मैंने राइट हैंड भी बनाया हुआ है, तो आपने कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ना है। अगर हम A पॉइंट के ऊपर देखें, A पॉइंट पे स्टूडेंट हमारे पास जो फिंगर है अंदर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब A पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ, इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अगर B पे देखें, B पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। आगे चलते हैं, आगे स्टूडेंट हमारे पास है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, HCl का क्या फंक्शन होता है। HCl मेक्स मीडियम एसिडिक सो दैट एंजाइम बिकम्स एक्टिव, इट किल्स बैक्टीरिया दैट मे एंटर द स्टमक। तो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है HCl। आगे है म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये हमें हमारा जो स्टमक होता है उसको
इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्टमक वाल फ्रॉम इट्स सिक्रीशंस HCl। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है ताकि हमारे पेट को स्ट्रॉन्ग HCl से बचा के रखे। एंजाइम पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ये स्टूडेंट प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम यूज़ होता है। आगे हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक लाफिंग मिरर है, लाफिंग मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसका जो हेड है वो बड़ा नज़र आ रहा है, ऐसे बड़ा बिग हेड, ऐसे बिग हेड नज़र आ रहा है उसका। अगर बात करें नीचे वाले पोर्शन की, वो सेम साइज़ का है, और नीचे वाला बहुत छोटा पोर्शन नज़र आ रहा है। तो कौन कौन सा? बिग हेड के केस में स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास होगा कनकेव मिरर, सेम साइज पे होगा प्लेन मिरर, स्मॉलर पे होगा हमारे पास कन्वेक्स मिरर, इसको हम मैजिक मिरर भी कहते हैं कई बार। आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी पेंटेन होती है जिसका कि फार्मूला C5, सिमिलर आई होप यू कैन सी हियर C5H12। इसके स्टूडेंट हमारे पास अगर देखें, इसके हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर का मतलब है तीनों का जो फार्मूला है, यहाँ पे आई होप यू कैन आप काउंट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए 5 कार्बन, अगर हाइड्रोजन देखें तो ये हमारे पास है 3 और 5 7 और सिमिलरली 9 9 3 12। तो हमारे पास फार्मूला बना C5H12। आइसोमर वो होते हैं जिनका फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ये पेंटागन के मैंने पेंटेन के 3 आइसोमर्स दिए हैं। सेकंड हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन, थर्ड हमारे पास होता है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली स्टूडेंट अगर बात करें हेक्सेन की, हेक्सेन के हमारे पास 5 आइसोमर्स होते हैं, 5। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। गैल्वेनोमीटर का दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेल का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिज्म में लीस्ट डेविएटेड जो कलर होता है वो रेड होता है, मोस्ट डेविएटेड होता है वायलेट। कैटरेक्ट में लेंस हमारा जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है दैट कैन बी डन विद सर्जरी ओनली। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स याद रहेंगे। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू share my video. Thank you very much.